सो फुल स्टॉप और पीरियड, हमने कल कौन सा पढ़ा था? हमने सबसे पहले कल कॉमर्स किए थे कि पंक्चुएशन में व्हाट आर कॉमर्स. नाउ वी विल डू फुल स्टॉप और पीरियड. द पीरियड विच इज नोन एज फुल स्टॉप इन ब्रिटिश इंग्लिश इज प्रॉबली द सिंपलेस्ट पंक्चुएशन मार्क. जो हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप यूज होता है. व्हाई इज इट यूज्ड? फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, कि वो सेंटेंस जो भी आप पढ़ रहे हो वो कंप्लीट हुआ है. You use it like a cutter to cut the sentences to the required length. अब जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा था कि नेक्स्ट लाइन शुरू हो. सो ये एक तरह का सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस लगाएंगे, इसीलिए फुल स्टॉप यूज होता है. Usually you can break up sentences using full stop at the end of a logical and complete thought that looks and sounds right. So आप लोग जो पूरी एक लार्जर लाइन है उसके एंड में फुल स्टॉप लगता है. क्यों? ताकि एक नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होना है. नाउ व्हाई इज इट यूज्ड? सो यूज ऑफ फुल स्टॉप क्यों यूज होता है? टू मार्क एंड ऑफ अ सेंटेंस. वही बात जो मैंने आपको कही थी, विच इज नॉट अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन. जो क्वेश्चन मार्क ना हो या एक्सक्लेमेशन ना हो, तो जब हम एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि हम एक नया सेंटेंस शुरू करें. और वेन एवर वी आर बिगिनिंग अ न्यू सेंटेंस, उसका फर्स्ट वर्ड जैसे कल हमने पढ़ा था कैपिटल लेटर में होगा. जैसे एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगा. नेक्स्ट जो लाइन शुरू हुई है वी, डब्ल्यू जो है वो कैपिटल लेटर से है. वी लिव इन मुंबई, आई लव ईटिंग एप्पल पाई. सो ये सब इसलिए होता है. अब जैसे टू इंडिकेट एन एब्रीविएशन, एग्जाम्पल आई विल बी between 6 AM to 7 PM. So full stop हमेशा एक end of the sentence, ताकि वो sentence complete हुआ है. Indication ये होती कि this sentence has been completed and now we will be beginning a new sentence. Next is using the dots. You must have seen some sentence including 3 dots. This indicate only a part of the sentence or text has been quoted, or that is being left up to the reader to complete the rest of the sentence. कभी 1 2 3 डॉट्स लगी होती हैं, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि अभी सेंटेंस हमारा जो है वो अभी आगे जाके कंप्लीट होगा. कई बार आप लोगों ने ये चीज देखा होगा. जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अब ये 2 डॉट्स लगी हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के बाद 2 डॉट्स लगी हैं, ठीक है, ताकि एक और सेंटेंस शुरू होने वाला है. फुल स्टॉप इज लास्ट में एक सेंटेंस, एक डॉट. पर यहाँ पे है एग्जाम्पल के बाद 2, एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, वंस अपॉन अ टाइम. अब यहाँ पे 1 2 3 ये डॉट्स है. दैट मीन्स कि इट इज अपॉन द रीडर के वंस अपॉन अ टाइम के बाद 3 डॉट्स, नेक्स्ट कुछ लिखना है. नाउ फुल स्टॉप आफ्टर अ सिंगल वर्ड. When is this used? Sometimes a single word can also form a sentence. अब इसके बाद भी देखो full stop है. In this case you can place a full stop after a word as you would in any other sentence. जैसे inverted comma में हमने लिखा goodbye, ये हमने एक साइन किया कि goodbye या hello, welcome, goodbye, full stop, inverted commas close. Next is hello, ठीक है. तो ऐसी जगह पर भी full stop use होता है. Next is colon. When is colon used? To use the colon to introduce a list often preceded by the following or as follows. जैसे एग्जाम्पल है, the following men were nominated for top honor. यहाँ पे कॉलन बना हुआ है which is 2 dots. सिंह, जैन, बासु etc. तो जब भी हमने किसी चीज को as follows या as following करना हो, लाइक होता है attempt all the questions which are as follows, ऐसे करके बना होता है 2 डॉट, दैट इज कॉलन. अब जैसे ये एग्जाम्पल के बाद ही कॉलन लगा हुआ है. द पर्पज ऑफ हिज स्पीच वाज ऑब्वियस, देन अगेन कॉलन. ही वांटेड टू प्रेजेंट अ कंसाइज आउटलाइन ऑफ कंपनीज पॉलिसी. सो दैट ये क्यों लगा होता है? ताकि हमने एक नेक्स्ट एज द फॉलोइंग, एज फॉलोज, आपके क्वेश्चंस भी दिए होते हैं ABCDE, अटेम्प्ट एनी ऑफ दीज विच आर एज फॉलोज, ठीक है. जहाँ पे इवन आपके वो लगा होता है ऑप्शन ABCDE. सो यहाँ पे कॉलन यूज होता है. नेक्स्ट इज सेमीकॉलन. सो व्हेन इज अ सेमीकॉलन यूज्ड? सो यूज द सेमीकॉलन टू सेपरेट 2 मेन क्लॉजेस. जो 2 मेन क्लॉजेस होती हैं, नॉट जॉइंड बाय, अब ये देखो सेमीकॉलन लगा हुआ, एंड, बट, और, नॉर, फॉर.
यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। तो हमने जो है दो क्लॉजेस, अब हमने देखा था ये दीज आर क्लॉजेस, अब इनको हमने सेपरेट किए, इकट्ठे नहीं लिखा, एंड फिर सेमीकोलन, कॉमा, सेमीकोलन बट, सेमीकोलन और। सो दिस इज टू सेपरेट, ताकि हम सेपरेट कर सके अलग अलग क्लॉजेस को। एग्जाम्पल इज लास्ट ईयर एट दिस टाइम, कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है, मिस्टर सिंह वॉज द जनरल मैनेजर, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, नाउ ही इज द प्रेसिडेंट। हमने उसी पर्सन की नेक्स्ट डेजिग्नेशन बताई है, सो हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज किया है। टू सेपरेट टू मेन क्लॉजेस जॉइंड बाय, अब ये देखो, हाउएवर, देयरफॉर, सो ये सब कुछ इसलिए सेमीकोलन यूज होता है। अगली एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अब ये बता रहे हैं सेमीकोलन हमने कहाँ यूज नहीं करना। डू नॉट यूज सेमीकोलन टू सेपरेट मेन क्लॉज फ्रॉम सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमें सेमीकोलन यूज नहीं करना होता। एग्जाम्पल, रॉन्ग, फिर एक सेमीकोलन, मिस्टर सिंह वॉज नेम्ड ऑनरी प्रेसिडेंट, अगेन दिस बिकॉज हिज लॉन्ग। सो हमने ये चीज देखी है कि यहाँ पर हमने सेमीकोलन मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट जब करना हो तब यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज हाइफन। हाइफन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल दिए, एक्सरे, डोर, हाइफन टू डोर। जैसे हमने कोई वर्ड हमने लिखा, जैसे एक्सरे होता है, ठीक है, डोर टू डोर, ठीक है। while a dash separates words into parenthetical segments, example, she was trapped, अब फिर से हाइफन लगा, no escape was possible। usually hyphens are used to avoid confusion, हमें confusion create ना हो। x बाद में हाइफन, देन रे, एक्स रे हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल, ईमेल, ईमेल आपने कभी देखा होगा, ईमेल के बीच में भी हमारे हाइफन लगा होता है। ईमेल एंड ईमेल, नाउ और डेज, नाउ और डेज लिखा होता है, उसमें भी हमने हाइफन, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बिटवीन द वर्ड। ये बेशक जॉइंट वर्ड है पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने बीच में हाइफन लगाया होता है। नेक्स्ट इज हाइफन इन कंपाउंड वर्ड्स। Hyphens are used in many compound words to show that the constituent words have a combined meaning. Example, sister-in-law, brother-in-law, father-in-law, mother-in-law, उनके बीच में, अब ये देखो कंपाउंड वर्ड है, sister-in-law, इकट्ठा जो होगा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो सिस्टर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन, लॉ, एंड देन फुल स्टॉप। काइंड हार्टेड जो वर्ड होता है इसके बीच में, कंप्यूटर एडेड, यूज जनरेटेड, ठीक है, फादर-इन-लॉ, ब्रदर-इन-लॉ, ऐसे ऐसे वर्ड्स के बीच में भी जो होता है ये हाइफन होता है। ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में जो पूरा का पूरा सेंटेंस के बीच में यूज हो सकते हैं कंपाउंड वर्ड, जिसमें जैसे कि रिलेशंस आ गए। अब ये देखो, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स और मिनरल्स दैट फॉर्म रॉक। रॉक फॉर्मिंग, रॉक से बने हुए, तब रॉक और फॉर्मिंग के बीच में हाइफन लगा हुआ है। नेक्स्ट इज हाइफन्स एंड नंबर्स। वी यूज अ हाइफन व्हेन कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 to 91। अब ये देखो 21 to 1, 21, अब इसके बीच में एक हाइफन लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड नंबर है, ठीक है। तो हाइफन नंबर्स वालों के बीच में भी लगता है, ठीक है, 21, 22, 91 तक लगता है। नेचुरली 19 तक नहीं होगा, 91 तक होगा। अब ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, 31, 79, 41, ये देखो। तो in written fractions we place a hyphen between numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ होते हैं, किस में होते हैं, डिविजन्स में होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले सेंटेंसेस में भी, जहाँ आप मैथमेटिकल फ्रैक्शंस करते हो तो वहां पर भी ये लगा होता है। एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4th, 5th, 1/4, 2/10, 800। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हाइफन्स यूज होते हैं। However, there is already a hyphen in either the numerator or denominator. You omit hyphen between numerator and denominator। अगर पहले से ही हाइफन दिया हुआ है इन सेंटेंसेस में, तब आप उसको ओमिट मतलब हटा देते हैं। अगर पहले से दिया, अगर नहीं दिया
तब आप लोग इसको लगा देते हो। जैसे एग्जाम्पल 69, 89, नॉट 60 फिर 9 फिर 80 फिर 9, नहीं 69 देन 89। अब इसके बीच में हाइफन नहीं लगा है क्योंकि ये अलग है 69 और 89 अलग है, इसलिए इनके बीच में सेंटर में हाइफन नहीं है। यूज अ हाइफन व्हेन नंबर फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिवल कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल हैज 40 आवर, इंडिया हैज 40 आवर वर्किंग वीक। अब ये 40 आवर के बीच में हाइफन लगा है क्योंकि ये क्या है, इसमें एडजेक्टिव्स भी आ रहे हैं, इसलिए यहां पर भी लगता है। नेक्स्ट इज हाइफन्स जॉइनिंग प्रीफिक्स एंड अदर वर्ड्स। Hyphens can also be used to join a prefix to another word, especially in case when the prefix ends in a vowel and other words also begin with one. जब prefix के बाद vowels लगने को तब भी यूज होता है, ये भी गौर करना। Example is preemptiver, corporate, corporate word होता है, अब इसके बीच में भी लिखा हुआ है, तो ये prefixes के साथ भी यूज होते हैं। However, there is less common these days one word forms and becoming usual. जैसे प्री अरेंज, कोऑपरेट, तब यहाँ पे आजकल मोस्टली नहीं लगते पर पहले जमाने में लगते होते हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास कैन बी सिंगल एबीसी और डबल। कई बार हमने सिंगल में लिखा होता है और कभी हमने डबल में लिखा होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क और कोट्स। स्पेशली अगर किसी राइटर की हमने कोट लिखी होती है, एज सेड बाय रुडयार्ड किपलिंग, कॉमा, फिर जो उसने कहा है फिर वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, वो क्योंकि एक राइटर ने लिखा है, पोएट ने लिखा है, ठीक है। टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, दैट इज अ स्पीकर्स वर्ड्स। अभी मैंने बताया स्पीकर्स वर्ड रिटन डाउन एग्जैक्टली एज दे वर स्पोकन, कि जैसे उसने बोला। जैसे हमने कोटेशन लिखनी है, जब हमने किसी राइटर की कोटेशन लिखनी है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं क्योंकि उसने वो वर्ड्स कहे हैं, उसको हमने अपने वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट करना। तब हमने एज कोटेड बाय, जैसे मैंने बोला अगर सपोज को रविंद्रनाथ टैगोर, एज कोटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और फिर जो उन्होंने लाइंस बोली हैं या जो उन्होंने कोटेशन दी है एज इट इज देनी है। एंड एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज single or double inverted commas. There is no hard and fast rule about which one to use, but it is advisable that you stick to one type all over a piece of writing. कोई वैसे hard and fast rule नहीं है कि आपने single inverted comma में करना है या double inverted comma में है, पर अगर आपने कोई रूल बनाया है, अगर आपने single से शुरू किया है, end भी single से करो। अगर आपने double से किया है तो end भी double से करो। If you find that you need to enclose quoted material with direct speech of another quotation or another quotation, use the style you haven't used already. So if you have been using single inverted comma, put any further quoted material within double ones and vice versa. ठीक है, so अगर आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है उसको उसी तरह से करो। अगर पहले वाला सिंगल में एंड किया और नेक्स्ट आपने डबल में करना है तो डबल में करो। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कहाँ होता है? मोस्टली होता है अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अपोस्ट्रोफी, यूज द अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन इनटू द फॉलोइंग। एग्जाम्पल मैनेजर्स, मैनेजर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मैनेजर्स सैलरी। मैन्स करेक्टर एडेड एस एज अ नाउन, पोजेसिव या प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल मैनेजर्स सैलरी, एड ओनली अपोस्ट्रोफी इफ प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन एंड्स with s. Example men's salary, add if the plural does not end with s. तो mostly managers like girls, all the girls, अगर s apostrophe s लगना है तब। possessive और pronoun जैसे one, someone, somebody, everybody, तो सिर्फ यहाँ पे anyone add s to pronoun। अगर anyone के आगे anyone's तो anyone's, no one's, others। तब अगर प्रोनाउन है, एनीवन इज अ प्रोनाउन, नाम नहीं किसी का दिया हुआ, तब वहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगना है। और अगर पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव क्या होता है हमने पहले भी किया था, जो उस चीज पे हमारी अपनी पोजेशन हो, दिस इज माइन, ठीक है, पोजेशन हो। अब वन, वंस, समवन, समबडी,
ठीक है, ये होते हैं पोजेसिव और ये नाउन। नाउन तो अगर किसी का नाम हो। नेक्स्ट इज डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी फॉर द प्रोनाउंस हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी पोजेसिव। ठीक है, ये वाले प्रोनाउंस जैसे हिज, हर्स, आर्स, जैसे आर्स है, अब ये ऑलरेडी पोजेसिव है, ये चीज हमारी है, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज कर रहा। ठीक है, रॉन्ग क्या होगा? द कंपनी अनाउंस्ड इट्स न्यू ब्रांड। इट्स मीन्स इट इज, इट्स का यहाँ पे मतलब है इट इज, तो यहाँ पे हमें यूज नहीं करना। अब राइट क्या होगा? द कंपनी अनाउंस्ड इट्स, ITS पूरा लिखा हुआ है, न्यू ब्रांड। आगे सिर्फ सेल्फ असेसमेंट है, तो आप कर लेना, आपका चैप्टर ओवर। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या आता है? इसमें आती है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। व्हाट इज दैट? व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस? जिनका बिजनेस होता है उन्होंने कैसे अपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कैसे एक दूसरे से, चाहे थ्रू लेटर्स हो, चाहे थ्रू ईमेल्स हो, चाहे किसी भी तरह हो, तो हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है। सबसे पहली चीज हमने देखनी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या होते हैं? मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यूजुअली मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन डन ओरली, जो आपने ओरली किसी के साथ बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करनी है। ठीक है, whenever there is a need of formal communication, it is the written mode of business conversation that is preferred. Mostly कई बार आपने किसी को मेल भेजते हो, ठीक है, अगर किसी के साथ फॉर्मल मीटिंग्स करनी है मेल भेजते हो। वैसे तो फेस टू फेस मीटिंग, टेलीफोनिक मीटिंग, पर अगर फॉर्मल करनी है तो किसी को आपने रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में क्या होगा? आपने किसी को मेल करनी है, या इवन आजकल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हो, बट स्टिल बिजनेस लैंग्वेज में प्रेफर किया जाता है कि हम किसी को मेल ड्राफ्ट करके भेजें। Next is use for documentation. Business conversation is mostly used for documentation in organization. Documentation of records and decisions made from time to time are very important for future conversation as well as the rules or guidelines. Naturally, documentation होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आपने मेल भेजी हो, उसको डिलीट थोड़ी करोगे। आपको पता होगा आज मैंने, अगर आपकी 1 नवंबर को किसी के साथ एक बिजनेस मीटिंग हुई है, डील आपकी होते होते तो एक ही दिन में तो डील कंफर्म नहीं होती है, तो आप अपनी मेल्स भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, मेरी क्या बात हुई थी, उसको मैंने क्या मेल भेजी थी, क्या कोटेशन भेजी थी, आप सबको संभाल के रखोगे। ठीक है ना, और जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो नेचुरली वो भी संभाल के रखता होगा, ताकि आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रॉब्लम ना आए कि हम किसी के साथ किस तरह से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हमारी मेल्स कैसी हैं, हम क्या क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। This is used for circulation of information in the organization. Business conversation circulates information with distortion and misinterpretation. इसका क्या मतलब हुआ? आपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना सर्कुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहुत बड़ी फर्म है, तो नेचुरली हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो उनके लिए भी आपने एक अलग से फॉर्मल रूल्स जो बनाए हैं वो भी सर्कुलेट करने होते हैं विद इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स। अगर बिजनेस कॉन्वर्सेशन में डिस्टॉर्शंस हो जाए, मतलब कि ठग ढंग से कम्युनिकेट ना हो पाए, तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स। टू अवॉइड दैट, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स आप क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करोगे? ताकि प्रॉपरली कॉरेस्पॉन्ड हो इन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, कि आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, आपने ये काम करना। नेक्स्ट इज conventional by nature. There are not many rules of grammar for oral communication as there are for written communication and business conversation. Most often than not only written. Written communication is conventional in a sense that has to follow definite pattern as per rules laid down by the language. ठीक है, मोस्टली जब आप फॉर्मल किसी से बातचीत करते हो तो इतने रूल्स ऑफ ग्रामर यूज करो ना करो, पर जब आपने किसी के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो प्रॉपर यूज होना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, जैसे भी कम्युनिकेशन करनी है एक प्रॉपर वे में हो।
presence of both sender and receiver is not necessary at the same time. It is important feature of written form of business conversation that presence of just the sender or the receiver is sufficient at a given point of time to continue the process of communication. जिस टाइम आपने बिजनेस कम्युनिकेशन करनी, ईमेल करनी है, ज़रूरी दूसरा पर्सन भी सामने अपना पीसी खोल के बैठा हो, तो सेंडर या रिसीवर में से एक पर्सन भी हो तो दूसरा कॉरेस्पॉन्ड करके उसको भेज दे जो भी मैसेज आपने मेल भेजनी है. Next is a creative activity. Written form of business conversation is essentially a creative activity which requires conscious and creative effort. The creativity of this effort comes from stimuli in the presence of mind. इसमें क्या कह रहे हैं, spontaneous reactions भी होते हैं. Presence of mind होनी चाहिए, आपने क्या भेजना है. पता चले आपकी कोई कपड़े का काम है तो आप कुछ और तो साबुन का कंसाइनमेंट तो नहीं भेजोगे ना, या आपको कोटेशन उसकी तो नहीं भेजोगे. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना भी ज़रूरी है. करेक्ट, हमने लैंग्वेज हमारी करेक्ट हो, कोटेशन हमने करेक्ट की हो, उसके अलावा हम उसको डबल चेक करें और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी हो. नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर. व्हेन फेस टू फेस कम्युनिकेशन सिचुएशन द सेंडर enclosed message are instantly decided by receiver or written communication doesn't take place. There is no fixed time in this delay. The sender or encoder takes his own time in formulating the message, which in turn takes quite some time to reach the receiver or decoder. इसका मतलब जब आपने कोई ईमेल बनानी है तो ये नहीं आपके पास written formulated time होगा, मैंने 2 मिनट में तैयार कर देनी है, ठीक है. तो क्योंकि टाइम लिमिट नहीं होनी, उसके बाद आपने, क्योंकि एक बार आपने जो भेज दिया वो चला गया, सेंड हो गया, सो यू हैव टू डबल चेक इट, यू हैव टू चेक इट. आपने पहले ड्राफ्ट करके चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम फॉर्मेट ना करो कि मैंने जी 5 मिनट में उसको भेज दिया ना, ठीक है. उसको चेक करके फिर भेजो. इट हैज़ फ्यूअर साइकिल्स. रिटन फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉन्वर्सेशन has fewer cycles than face-to-face oral communication. In oral communication, there are multiple exchanges of symbols leading to multiple cycles. Most written communication is one cycle event. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? ओरल कम्युनिकेशन में तो आप कई बार बात करते हो, पर रिटन में आपने जो एक बार भेज दिया वो चला गया. सो वन साइकिल इवेंट. क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, सपोज आपने कॉल करके आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, आप बोल रहे हो, वो बोल रहा है, फिर आप बोल रहे हो, वो बोल रहा है, ठीक है ना. तो वो तो साइकिल चला, मल्टीपल टॉक हो रही है. पर इन रिटन देयर विल बी वन, क्योंकि अगर आपने मेल भेजनी है एक ही बार पहले भेजोगे ना. सो ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी होगी कि जब हम किसी को रिटन हम भेज रहे हैं तो हमने कितनी अपनी लैंग्वेज में क्लैरिटी रखनी है, हमारी कोटेशन क्लियर होनी चाहिए, जो कुछ हमने उसको अगर आपने कोट आउट करने कोई प्राइसेस वो करेक्ट होने चाहिए. क्योंकि जब आप ओरल कर रहे हो तो अगर बीच में मिस्टेक हुई तो आप सॉरी कह के चेंज करने, नहीं ये जी 800 का नहीं था, ये था 725 का, वो आप उस वक्त कैक कर सकते हो. पर जब आपने रिटर्न भेज दिया, उसने कहना जी आपने तो पहले 800 बोला था, ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो. अगर आपने अबव कर दिया, ठीक है, अगर आपने 900 कर दिया, अब आप ये कह रहे हो, अब ये कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि ओरल में तो आप एकदम कहते नहीं सॉरी गलती लगी, ये है जी, वो भी कहते अच्छा ठीक है, ठीक है. पर रिटर्न, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स ओरल में होंगे, नॉट इन रिटन. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. सबसे पहली चीज होती है रेडी रेफरेंस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्वर्सेशन, स्पेशली दोज इन रिटन फॉर्म, हैड्स एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स. नेचुरली रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं. सपोज करो अपने टैक्स भरते हो, सीए से चेक कराना, ये करना, वो करना, वो पूरे रिकॉर्ड है जी. क्यों? क्योंकि सपोज करो अपने लास्ट ईयर जो हमने टैक्स भरा है, लास्ट ईयर सब कुछ हमने भर दिया है, अपने रिटर्न रिकॉर्ड संभाल के रखा, उसी को दोबारा तो नहीं ना भरोगे. सो ये भी हंस पड़ेगा कि हाँ पिछला भरा हुआ दोबारा भर रहे हो. सो व्हाट यू हैव टू कीप अ डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कि हमने सिर्फ इस साल का भरना है. उसके अलावा जितनी भी आपकी कोटेशंस है, कंसाइनमेंट्स डिलीवर हुई है, डिस्पैच डेट, डिलीवरी डेट, डॉकेट नंबर तक संभाल के रखते हो. क्यों? ताकि आपने उसको बताना, हाँ जी ये रहा जी डॉकेट नंबर, ये स्लिप नंबर आपका, यहाँ पे ट्रैक कर लो. ट्रैकर भेज देते हो. आजकल क्या है, इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. ट्रैकर भेज देते हो कि आपकी कंसाइनमेंट निकल चुकी है, आपको मैं डॉकेट नंबर भेज रहा हूँ, आप अपना पार्सल ट्रैक करते हो. अपने पास भी आप संभाल के साथ ही डिलीट नहीं करोगे, खुद के पास भी संभाल के रखोगे और सामने वाली पार्टी को भी भेज दोगे.
नेक्स्ट इज लीगल डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, लेटर, रिपोर्ट्स एंड मेमोज बिल्ड अप अ लीगल डिफेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, ऑफेंस भी हो सकती है फ्रॉम द सेंडर एंड द रिसीवर। वो बंदा, आपने किसी को बिल भेज दिया है, बिल भेज दिया है, उसकी पेमेंट नहीं आई, अब आपके पास आप हमेशा मोस्टली क्या करोगे, बैंक चेक ही मंगाते हो, कैश तो किसी से नहीं आजकल पकड़ते हो, ठीक है ना। अगला मुकर जाए या कुछ भी हो, आप मुकर जाओ, कुछ भी हो सकता है। सो लीगल डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एडवाइजर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ एक लीगल एडवाइजर होना भी ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली हैव लीगल एडवाइजर हु कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प अनलेस प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल टू देम। अगर आपने किसी को इवन अपना कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर रखा है, कंसल्टेंट रखा है कि आप कंसल्टेंसी उससे ले रहे हो, परेशानियां लेके जाते हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे जिसको चेक करके एडवाइस करेगा, वो क्या आपको बताएगा। सो यू शुड मेंटेन योर प्रॉपर रिकॉर्ड्स so that you can present to that legal advisor at the time whenever any problem arises, ताकि वो आपको legally defend कर सके। Next is promotes uniformity. It promotes uniformity in policy and procedure. It is the only means of laying down clear guidelines for working in the organization. बिल्कुल, आपने यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी है। यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने का क्या मतलब होता है कि आपने एक पूरी गाइडलाइंस बनानी है। जैसे सपोज करो यहाँ हमने गाइडलाइंस बनाए कि सुबह हम लोगों ने 7 बजे क्लासेस स्टार्ट करनी है। अब चलो सर्दी है, 7-5 हो ही जाते आते आते, ठीक है, वैसे हम लोग 7 बजे आते हैं। अब गाइडलाइन है कि हमारी इतने बजे क्लास है, 5 बजे तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, या 10 बजे नहीं कि हाँ भाई कोई बात नहीं जी 10 बजे भी चल जाएगा। एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, आप लोगों का पूरा एक शेड्यूल बना है, टाइम टेबल बना है। अच्छा, आपके एग्जाम का वो भी प्रॉपर गाइडलाइन आती है कि आपका एग्जाम सेंटर ये है, ये आपका रोल नंबर है, ये रोल नंबर की स्लिप है, पूरी गाइडलाइंस होती है। सेम इज विद द बिजनेस, आपने ऑर्गेनाइजेशन अगर चलानी है तो गाइडलाइंस बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार करोगे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क? सेट ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम द हियरार्कियल लेवल, हमने पहले भी किया था, from the top management even till the lowest part of the organization. Top management में CEO, managers, business consultants, then everything. On the lowest bottom level तक भी आ जाता है till the reception area, receptionist and clerical staff and all those people. ठीक है? Mass access. Written business conversation gives access to large audience through mass mailing. It is a common practice on the part of well-known organization to reach out people at large to win customers through wisely drafted mail shots or unsolicited circulars. Even जैसे आजकल क्या होता है बिजनेस प्रमोट करने के लिए कैटलॉग्स तैयार होती है, ठीक है, आप उसको अपने आपके सपोज करो आपके पास आपके 100 डीलर्स हैं, 100 रिटेलर्स हैं, ठीक है, 100 आपके अदर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, एक एक को थोड़ी बताओगे मेरा जी ये साबुन इतने का, ये इतने का। आप एक पूरी की पूरी तैयार कर लोगे कैटलॉग और सबके व्हाट्सएप पे डाल दोगे या सबके मेल पे डाल दोगे, अपने आप चेक कर लेंगे, उस हिसाब से वो अपना ऑर्डर तैयार करके आपको कोटेशन बता के भेज देंगे, ठीक है। एक एक को कॉल कर करके अगर सपोज करो 100 आपके हैं, आंध्रा में 100 डीलर है, हिमाचल में 100 डीलर है, पंजाब में 100 डीलर, अलग अलग, एक एक बंदे को कॉल कर करके एक एक प्रोडक्ट को कोटेशन नहीं बनाओगे, एक एक प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट नहीं करोगे। सो आप क्या करोगे, आप मास एक्सेस यूज करोगे। मास एक्सेस क्या होगी, बना लिया कैटलॉग्स, बना ली, सबकी ईमेल्स पे डाल दी, या मास एक टोटल आपने बना लिया, पेज बना लिया कि इसमें सारे ऐड अप कर दिए, ग्रुप बना लिया, सबको भेज दिए, तो उस हिसाब से लोग अपना ऑर्डर बना के आपको भेज देंगे। नेक्स्ट इज suitable for distance communication. A written form of a business conversation is mostly suitable when the receivers are spread over a vast geographical distance and oral communication is either not possible or will cause the message to lose effectiveness. Yes, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपकी कोटेशंस का, ठीक है, सेम इज आपका अलग अलग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा, अलग अलग जोग्राफिकल इक्वेशंस पे। आपका पौंडीचेरी में आपको अलग से एक मिल जाए कि डीलर आपका एक वहाँ बैठा है, हर रोज तो नहीं उसको कॉल करोगे, तो वहाँ पर भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि आप उनको रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस करो, क्योंकि आपके अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग डीलर्स बनाए।
इमेज बिल्डिंग, बिजनेस कॉन्वर्सेशन बिल्ड्स अप द ऑर्गेनाइजेशन इमेज। बिल्कुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज आपकी बिजनेस डीलिंग्स के साथ ही एसोसिएटेड होंगी कि कैसे आप अपनी इमेज को क्रिएट कर रहे हो। It is not at all surprising, therefore, that the outgoing letters, messages of certain well-known companies are cited as examples to be emulated. कई बार आपने हम लोग एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं कि देखो वो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उनकी बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनके पास कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, जो उनके बिजनेस को कोऑर्डिनेट करता है पर्सन वो बहुत अच्छा है, या वो पर्सन की बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पर्सन इस तरह से आपकी डील को आगे करेगा कि आपकी डील फाइनलाइज हो जाए, उसकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, या उसने जो मैसेजेस बना के भेजता है या वो आपकी जो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस करता है वो बहुत बढ़िया है। Accurate and ambiguous. Business conversation in written form has the advantage of being accurate and ambiguous. Great care has to be taken in drafting letter, memo or notice so that the message is effectively conveyed. Oral communication may often give rise to confusion between every speaker in his or her own way of putting himself across. जब आप written communication करते हो, letter बनाते हो, draft बनाते हो, memo बनाते हो, इससे आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, किस तरह से आप बना रहे हो, कैसे आपकी डीलिंग है, क्योंकि उसी से आपका मैसेज अच्छे से कन्वे हुआ है कि नहीं, वहीं से प्रॉपर पता चल जाता है। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हर पर्सन अपने हिसाब से बात करता है, पर रिटन में एक एक चीज को, लेटर, वो सब कुछ जो ड्राफ्टिंग है, मेमो या नोटिस, सर्कुलर, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत केयरफुली की जाती है। उसमें एक पर्सन के वर्ड्स नहीं होते, उसमें उसका पूरा का पूरा होता है कि कैसे बनाया है, क्योंकि उसको बार बार वो चेंजेस भी कर सकता है, ये लाइन गलत होगी दोबारा कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे और ओरल में यही फर्क होता है कि ओरल में तो एक बार बोल दिया वो अपने माइंड से बोल रहा है, पर रिटन में वो एक बार चेंजेस भी कर सकता है। Next is permanent in nature. Written form of business conversation is permanent. The growth of any organization is promoted to a large extent by reference of old, well-maintained record and minutes of the meeting. ये हमने एक दो पहले भी बात की थी कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, पर्सन बैठ के वहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना रहा होता है कि मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म जो होती है वो परमानेंट होती है, जो एक बार लिखा गया वो परमानेंट है, तो वो आप लोग वापस नहीं ले सकते हो कि जिसको आपने कोई मेल भेज दी, लेटर भेज दी, ड्राफ्ट भेज दिया, ठीक है। सो कई बार ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरह से प्रमोट किया जाता है कि इनकी रिटन फॉर्म बहुत अच्छी है। कई अपने ओल्ड वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी संभाल के रखने बहुत ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि आपने बार बार उनको रेफर करना होता है, पिछली मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या थे, क्या क्या हुआ था, वो इस दफ़ा में आपने कि हाँ हमने पिछली बार क्या क्या कवर किया था, अब हमने क्या करना है। सो वो सब कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, संभाल के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Next is facilities in order to assign responsibilities. Business correspondent facilitates proper assignments of responsibilities. One may sometimes go back to the spoken word but not on words which have been put on paper. क्योंकि आपने एक बार जो लिख दिया इन राइटिंग वो बहुत सीरियस होगा। आपने बोलकर हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, नहीं सॉरी नॉट दिस वन बट दिस वन, बोलते बोलते आप कर सकते हो, पर जो आपने रिटर्न भेजी उन्होंने बोला ना जी ना, आपने तो इतने पर डील डन होगी थी, अब आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अब ओरली फ़ोन पर मिस्टेक हो सकती है, आप कह सकते हैं नहीं सॉरी इतना नहीं था जी, इतना है, क्योंकि अब मार्केट भी हाई हो गई, हर चीज़ के दाम बढ़ गए जी, इतना है, पर आपने एक बार रिटर्न भेज दिया, उसने बोलता ना जी आपने तो इतने का बोला था, मैं तो इतने का ही खरीदूँ, वो प्रॉब्लम हो जाती है। Next is permit substitution and revision. When spoken words cannot be taken back or erased, since they have to be instantly and thoughtfully planned out, the sender of a written message gets time to convince the idea and formulate a message due to substitution and revision of the text. मार्केट में चेक करो कितने का है अभी आज की डेट में, बाकी कंपनीज कितने में बेच रहे हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे ये नहीं कोटेशन, अब इधर चेंज कर लो, हम इतने का कर देते हैं, चलो कोई नहीं, 19-20 हो जाता है। रिटर्न में आप कर सकते हो, पर ओरली अगर आपने जो है कह दिया या आपने एक बार रिटर्न में आपने भेज दिया, वो तो डन है। ओरली आप उस वक्त उस पर्सन को रोक सकते हो, पर जब रिटर्न में है, इवन जो स्पोकन वर्ड्स है वो सोच समझ के बोलने पड़ेंगे, पर जब अपने रिटर्न में स्पोकन आप अभी बात करें तो आप कह सकते नहीं जी प्राइस चेंज हो गया, ये कन्विंस कर लो। पर रिटर्न में जो आपने भेज दिया उसमें सब्सटीट्यूशन आपने भेजने के बाद नहीं हो सकती, यहीं पर आप चेक कर लो। यहाँ पर आप 200 बार अपनी मेल चेक कर सकते हो कि नहीं ये नहीं ये है,
ठीक है। Next is limited to literate word. Written communication is limited to literal people who have the capability to read and write. Though in spite of literacy level rising across the world, there still remains a great chunk of people who are still devoid of this skill. Naturally written messages जो कि कई लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको समझ नहीं आएंगे, सिर्फ वहाँ तक हो सकती है जहाँ पे लिटरेसी रेट है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ ही आप रिटन में कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो। Time consuming. Unlike oral communication, written communication takes time to reach the target. Both encoding and transmitting the message take time, resulting in delays. कई बार डिले भी हो जाती है। हाँ जी, अब रोज तो नहीं, अब मैंने आज कल अपनी कोई मेल चेक नहीं की, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया तो अब मेरे को फिलहाल अपनी क्लासेस से मतलब है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है मेल्स चेक करने का। क्या पता कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई हो, मैं चलो संडे नहीं मंडे, तो रिटर्न में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि फिर डिले हो सकती है। आपने मेरे को लास्ट वीक कोई मेल भेजी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं पूरा वीक बिजी रही, मेरे पास टाइम नहीं था, तो डिले हो जाए। पोस्टल डिले, पोस्टल डिले एक बहुत बड़ी डिले होती है। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ 15-15, 20-20 दिन बाद पहुँचती थी, ऐसा भी होता था। तो पोस्टल डिले बिटवीन डिस्पैच और द रिटन मैसेज एंड इट्स रिसीव्ड बाय द टारगेट। आपने किसी को पार्सल भेजा, कंसाइनमेंट भेजी, आपने कब की भेजी, अभी तक पहुँची नहीं, वो पर्सन भी फ्रस्ट्रेट होएगा, आप भी फ्रस्ट्रेट होगा। वो आपको डीलर कॉल कर 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 क्या कहेगा, क्योंकि आपने तो एडवांस लेके बैठ गए हो, कहेगा हाँ जी मेरा माल कहाँ है जी, कहाँ तक पहुँचा बताओ। बेशक आपने डॉक्यूमेंट स्लिप भेज दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी वो आपको आपके सर पे बैठेगा, क्यों, उसका सामान नहीं अभी तक पहुँचा, पोस्टल डिले हो रही है। हाँ जी मेरा जी पार्सल नहीं पहुँचा, मेरा कुरियर नहीं पहुँचा, कहाँ तक, मैंने जिसको मैंने उसने भी तो आगे बेचना, उसने कौन सा सजा के रखना है, मेरा कस्टमर खराब हो रहे हैं जी। आपको क्या घबराहट होगी अगली बार कहीं डीलर ना हाथ से निकल जाए, ठीक है। लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, बिल्कुल जो जितना भी रिटन कम्युनिकेशन है बहुत सारा पेपर वर्क कंज्यूम होता है उसमें। Very often valuable paper gets lost. Managers therefore have to be extra careful to keep sensitive and confidential material in their own custody. बिल्कुल आपके जो मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, जो ऊपर टॉप लेवल जिन्होंने आपके संभाल के रखना बिजनेस कम्युनिकेशन, लेटर्स, मेल्स, वो बहुत ज़रूरी है कि जितना भी रिटन प्रिंटेड मटेरियल है वो संभाल के रखें। कई बार आपके पास रिटन प्रिंट भी, यहाँ जी इसकी मेल प्रिंट करा लो, इनवॉइसेस, बिल्स तो आपके पास प्रिंटेड पड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है संभाल के रखना। अगर पेपर वर्क लॉस्ट हो जाए, सपोज करो पिछले महीने के 10-12 बिल गुम जाए, क्या करोगे, आ गई ना प्रॉब्लम। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेस। Needs expertise in expression. Written communication runs at the risk because of ineffective in the hands of people otherwise good at their job but poor in expression. Communication skills person के अच्छे होने चाहिए, जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो आपके बिजनेस कम्युनिकेशंस को आगे कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होने चाहिए। हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सब कुछ ऊपर एक्सप्रेशन ना आती हो, सो इसीलिए पीपल ऐसे होने चाहिए आपके पास, आपके मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने आगे कम्युनिकेट करना है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स they should be master in that, they should be very confident in talking to anybody. Lack of immediate feedback. Written communication is mostly handicapped by the immediacy of immediate feedback. हाँ बिल्कुल, अभी आपने मेल भेजी है, मैं साथ ही तो नहीं बैठी ना जवाब देने को, टाइम लगेगा, तो immediate feedback नहीं होता। Costly. Written communication is a costly process. स्टेशनरी ये वो तो कॉस्टली होता है, आपको पता ही है कितनी स्टेशनरी यूज़ होती है, ड्राफ्ट करना, ये करना, वो करना। More man hours needed. By the same logic, it is costly in terms of man hours lost in taking direct dictation, typing. हाँ जैसे आपने कोई सेक्रेटरी बुलाई, वो डिक्टेशन ले रही है, टाइपिंग हो रही है, एंट्री और डायरी, डिस्पैच, ये वो जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उससे ज़्यादा क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, ईमेल, वो ज़्यादा सस्ता बैठता है। नो इमीडिएट क्लैरिफिकेशन. हाँ, written communication has another disadvantage is if the receiver of the written message is at a distance, seeks some clarification, he cannot have it as quickly as it would like to be. बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, आप उसी वक्त बात करके कर रहे हो, रिटर्न में आपने पहले भी मेल भेजी है, इमीडिएट रिस्पॉन्स तो नहीं ना आपको आ सकता, हाँ जी डन इट, उसने भी तो पढ़ने में टाइम लगाना है, और उसके बाद सिर्फ आपकी तो नहीं ना, पता नहीं कितने लोगों की मेल है, पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए आपकी मेल, हर वक्त तो हमारी मेल्स आती रहती है।
क्योंकि हम बाकी बाद में करेंगे.